Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you all would be fine and in good shape. My name is Sadaf Javed and in this video we would be discussing about outliers, quality control and quality assurance. So let's just get straight into the video and let's just get some knowledge about what outliers are and what is basically quality control and quality assurance. So first I would be discussing that what आर आउटलायर्स बेसिकली आउटलायर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम देखते हैं इसको मैं सबसे पहले आप लोगों से आउटलायर्स डिस्कस करती हूँ। जब मैं बात करती हूँ तो आउटलायर्स की तो मैं कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आउटलायर मेरे पास क्या होता है बेसिकली डेटा पॉइंट दैट इज़ फार आउटसाइड द नॉर्म फॉर अ वेरिएबल और पॉपुलेशन। आउटलायर बेसिकली मेरे पास एक ऐसा डेटा पॉइंट होता है कि जो मेरे आम नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा हो। कोई मेरा पॉइंट ऐसा हो जो मेरी नॉर्मल वैल्यू से बहुत बाहर हो, बहुत अलग हो, उसको बेसिकली मैं कहती हूँ कि वो मेरा आउटलायर है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास बिल्कुल आसपास हैं और अगर एक दो ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल उन वैल्यूज़ से डेविएट कर रही हैं तो बेसिकली वो ऑब्जर्वेशंस जो बिल्कुल उन वैल्यूज़ से डेविएट कर रही हैं वो मेरे पास बेसिकली आउटलायर्स होते हैं। तो आउटलायर्स आर बेसिकली द वैल्यूज़ दैट आर डबियस इन द आइज़ ऑफ द रिसर्चर्स। सो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आउटलायर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो अपनी नॉर्मल एक ट्रेंड जो है वैल्यूज़ का उससे जो डेविएट कर रही है। अब यहाँ पे जिस तरह अगर आप लोगों को इमेज नज़र आए तो एक ग्राफ मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। इस ग्राफ में आप लोग इस चीज़ को इजीली देख सकते हैं कि एक लाइन के इर्द गिर्द बिल्कुल जो पॉइंट्स आ रहे हैं दैट मीन्स वो आपके नॉर्मल बिहेवियर के पॉइंट्स हैं, लेकिन दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं। तो वो जो बिल्कुल अलग पॉइंट्स हैं बेसिकली वो आप लोगों के यहाँ पर आउटलायर्स हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट कॉजेज़ आउटलायर्स। कि अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि आउटलायर्स क्या होते हैं, लेकिन अब हमने बेसिकली ये देखना है कि आउटलायर्स होते किस वजह से हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से बेसिकली हमारे पास आउटलायर जो है वो कॉज होता है। सो लेट्स सी, सबसे पहला जो हमारे पास कॉज है फॉर द आउटलायर दैट इज़ डेटा एरर्स। सो डेटा एरर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर जो डेटा एरर्स होते हैं जो कि हमारे पास ह्यूमन एरर्स होते हैं उसकी वजह से हमारे पास आउटलायर्स कॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को डेटा कलेक्ट करने में कोई मिस्टेक हो गई है, हमें डेटा को रिकॉर्ड करने में कोई मिस्टेक हो गई है या हमारे पास डेटा को एंटर करने में कोई मिस्टेक हो गई है, उस केस में हमारे पास जो आउटलायर कॉज होते हैं वो कॉज होते हैं ड्यू टू डेटा एरर्स की वजह से, कि ह्यूमन एरर की वजह से हमारे पास कुछ आउटलायर्स कॉज हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ ने नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल डेविएट किया है, तो वो हमारे पास डेटा एरर्स की वजह से आउटलायर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। दूसरा हमारे पास किस वजह से आउटलायर्स क्रिएट होते हैं, ड्यू टू इंटेंशनल और मोटिवेटेड मिस रिपोर्टिंग के। अच्छा जी, इंटेंशनल और मोटिवेटेड मिस रिपोर्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अपनी नीड्स को सामने रखते हुए अपने डाटा को रिपोर्ट करें, इंटेंशनली अपने डाटा को एक रॉन्ग तरीके से रिपोर्ट करें, तो उस वजह से हमारे पास आउटलायर्स कॉज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है दिस कैन ऑल्सो हैपन फॉर ऑब्वियस रीजन्स व्हेन डेटा आर सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल टीनेजर्स अंडर रिपोर्टिंग ड्रग और एल्कोहल यूज़, मिस रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये सारा चीज़ें मतलब इनमें आ जाती हैं। इसकी आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर दूं तो मैं आपको ऐसे भी कह सकती हूँ कि लेट सपोज आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का जो सर्वे है वो इतना अच्छा ना आए, तो आप लोग सर्वे को टर्न कर लेते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में जिसको आप सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ बेसिकली इंटेंशनल और मोटिवेटेड मिस रिपोर्टिंग। सो अब हमारे पास बेसिकली थर्ड कॉज क्या है आउटलायर्स का, दैट इज़ सैम्पलिंग एरर। कि हमारे पास सैम्पल जो हमने कलेक्ट किया है उसमें हमारे पास किसी किस्म का एरर है। दैट मीन्स हमने या तो पॉपुलेशन में से जो सैम्पल कलेक्ट किया वो सैम्पल हमने सही कलेक्ट नहीं किया, छोटा कलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से हमारे पास एरर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, या हमारे पास सैम्पल में हमने जितने लोग कलेक्ट किए हैं उन्होंने प्रॉपरली सैम्पल में रिपोर्टिंग नहीं की, गलत रिपोर्ट किया है, तो उस केस में भी हमारे पास आउटलायर्स कॉज होते हैं। और उस केस में हमारे पास जो आउटलायर्स कॉज होते हैं वो होते हैं ड्यू टू द सैम्पलिंग एरर।
Now, the fourth cause of outlier is standardization failure. कि हम लोग बेसिकली हमने जो भी लाइक फॉर एग्जांपल सर्वे कंडक्ट कराना है जिसकी हम लोगों ने वैल्यूज़ मेजर करनी है, वो मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू में करना है, लेकिन मुझे एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर उसके लिए नहीं प्रोवाइड किया गया। इसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल ये दूंगी। फॉर एग्जांपल हमारी इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिवेलिंग सिचुएशन कोविड-19 की चल रही है हमारे पास। तो लेट्स सपोज मुझे एक सर्वे कंडक्ट कराना है कि लाहौर में बाज़ारों में कितना रश हो जाता है, मार्केट्स जो हैं वो कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन जो हैं या मेन जो हैं वो डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। अब अगर इस सिचुएशन में जाके मैं उस सर्वे करूँगी तो उसमें आउटलायर्स के चांसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अगर हमारे पास सिचुएशन नॉर्मल होती तो फिर ठीक था, लेकिन अभी हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं है। तो इस केस में मेरे पास जो एरर कॉज होगा बेसिकली या आउटलायर कॉज होगा वो होगा ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन फेलियर के, कि मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे पास आउटलायर कॉज हुआ है। एंड द लास्ट कॉज ऑफ आउटलायर इज फॉल्टी distributional assumptions. That means incorrect assumptions about the distribution of the data can also lead to the presence of suspected outliers. हम लोगों ने अपने से assumptions बना ली, incorrect assumptions बना ली डाटा को distribute करने के हवाले से, तो उस केस में हमारे पास जो error cause होगा वो basically हमारा faulty distributional assumptions होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं types of outliers। हमारे पास different types of outliers होती हैं। Basically हमारे पास 3 different types होती हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्लोबल आउटलायर। ग्लोबल आउटलायर को हम लोग पॉइंट एनॉमली भी कहते हैं। ग्लोबल आउटलायर में बेसिकली हमारे पास सिंपल चीज़ है जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई है कि आप लोगों के पास क्या है कि एक ग्लोबली आपके पास कोई 1, 2, 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपके सेट से बाकी सेट से डेविएट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप ग्लोबल आउटलायर की एग्जांपल देखें तो देखें कुछ वैल्यूज़ बिल्कुल आस-पास हैं, ठीक है, लेकिन साइड पे आपको 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल इन वैल्यू से डेविएट कर रही हैं। ये बेसिकली हमारे पास होता है ग्लोबल एरर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्सचुअल एरर, और इसको हम लोग कंडीशनल आउटलायर भी कहते हैं। अब हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल एरर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ डेविएट तो कर रही होती हैं, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरे पाकिस्तान का डेटा है कि कोविड-19 हुआ है लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में, लेकिन मैंने बेसिकली लाहौर को देखना है। तो दैट मीन्स जो वैल्यू मेरे पास इस वक्त इस्लामाबाद में आ रही हैं या जो वैल्यू मेरे पास इस वक्त कराची में आ रही हैं वो मेरे पास कंटेक्चुअल आउटलायर है, क्योंकि वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मेरा कॉन्टेक्स्ट इस वक्त लाहौर है। तो दैट इज़ बेसिकली कॉन्टेक्चुअल आउटलायर। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हम लोग इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है कॉन्टेक्चुअल एट्रीब्यूट्स, दूसरा हमारे पास होता है बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। कॉन्टेक्चुअल एट्रीब्यूट्स आप लोगों को नाम से आइडिया हो रहा है कि इट डिफाइंस द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का टाइम या लोकेशन हम लोग देखने के लिए कॉन्टेक्चुअल एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी बिहेवियर को देखने के लिए हम लोग बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। And the third type of outlier is basically collective outliers. Collective outlier is basically a subset of data objects collectively deviate significantly from the whole data set even if the individual data objects may not be outlier. यहाँ पे basically collective outlier में क्या होता है कि आपके पास एक सबसेट आपके दूसरे सबसेट से डेविएट कर रहा होता है। एक चीज़ बिल्कुल अलग होती है, एक सेट, दूसरा सेट बिल्कुल अलग होता है। इसी वजह से हमने इसको कलेक्टिव आउटलायर का नाम दिया कि 1-2 पॉइंट्स नहीं होंगे, कलेक्टिवली एक पूरा सबसेट जो है वो आपका डेविएट कर रहा होगा आपकी बाकी वैल्यूज़ में से। तो इस केस में हमारे पास जो आउटलायर कॉज होता है उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव आउटलायर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। इफ़ यू वांट टू बी अ एनालिस्ट इन द फ्यूचर और यू नो समवन रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, यू शुड नो अबाउट इट। क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास बेसिकली क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स। द एक्टिविटीज़ फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन द एक्चुअल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो चीज़ बना ली है हमने उसके अंदर डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है कि इस चीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ के अंदर क्या डिफेक्ट है, ताकि हम लोग अपने फ्यूचर में जो चीज़ बनाने लगे हैं, प्रोड्यूस करने लगे हैं, उसके अंदर वो डिफेक्ट ना आए। दैट इज़ बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल। लेट्स
सपोज अगर आपने एक सिंपल शैम्पू बनाया है तो आप उसको प्रॉपरली चेक करते हैं कि क्या आपने जो क्लेम्स हैं आपका शैम्पू उस क्लेम के ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा. दैट इज़ बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल इज़ समथिंग रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट्स. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की. क्वालिटी एश्योरेंस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड. बेसिकली हमने इसमें क्या देखना होता है, पूरा मैकेनिज्म, जिस पूरे मैकेनिज्म से जिन स्टेप्स को फॉलो करके मेरे पास मेरा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है. क्वालिटी एश्योरेंस में मैं उन स्टेप्स पे प्रॉपर मेजर्स लेती हूँ ताकि वो स्टेप्स जो हैं वो एरर फ्री रहें. एज अ रिजल्ट मेरे पास एंड में जो प्रोडक्ट आ रही है वो भी मेरे पास एरर फ्री प्रोडक्ट आए. दैट इज़ बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस. अब अगर मैं आप लोगों को क्लियरली मैंने एक डिफ्रेंशिएशन करनी है बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल और एंड क्वालिटी एश्योरेंस. सो लेट्स सी कि हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के. सो here I'm just drawing table like thing or a chart where I'm dividing quality assurance and quality control. So क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल. सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल, जिस तरह से मैंने आप लोगों से बात की है कि इट इज़ बेसिकली डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन. आप लोग क्वालिटी कंट्रोल में डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो और क्वालिटी कंट्रोल में आपने डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया और क्वालिटी एश्योरेंस में आपने डिफेक्ट को प्रिवेंट कर लिया. क्वालिटी एश्योरेंस इज़ एक्चुअली डिफेक्ट प्रिवेंशन. आप अपने पूरे मैकेनिज्म को प्रॉपरली कंट्रोल या मॉनिटर करते हो, मॉनिटाइज करते हो क्वालिटी एश्योरेंस के केस में. और क्वालिटी कंट्रोल के केस में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आ गई है आप उसमें डिफेक्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हो. सेकेंड, क्वालिटी कंट्रोल एम्स टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट. क्वालिटी कंट्रोल में आप बेसिकली क्या करते हो कि आप डिफेक्ट्स को देखते हो फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर. आपके पास जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे आप लोग देखते हो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर. वेयर एज इन क्वालिटी एश्योरेंस एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स विद द फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स यूज टू मेक द प्रोडक्ट्स. यहाँ पे आप जब पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हो तो क्वालिटी एश्योरेंस में वो क्या करता है कि जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका रॉ मटेरियल है जो कि आपने प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने में यूज़ करना है, वो उसकी क्वालिटी को एश्योर कराता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी वजह से हमारे पास एंड में जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अच्छा होगा. Quality control. Now, what is the goal of quality control? The goal of quality control is to identify defects after a product is developed and before it is released. Quality control में हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी प्रोडक्ट बन जाती है हम उसमें डिफेक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं. प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज़ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेदर हम जो प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज़ करना चाह रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क है भी कि नहीं है. वेयर एज इन क्वालिटी एश्योरेंस द गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड टेस्ट processes so that the defects do not arise when the product is being developed. ये क्या करता है कि आपका पूरा जो प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, ये उस प्रोसेस को मॉनिटर करता है, उसमें जो एरर्स हैं उनको रिमूव करता है ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट बने वो एरर फ्री प्रोडक्ट बने. सो अगर मैं कंक्लूड करूँ क्वालिटी एश्योरेंस को और क्वालिटी कंट्रोल को तो मैं उसको विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल डायग्राम जो है वो कंक्लूड करूँगी. फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल में हम प्रोडक्ट में डिफेक्ट की बात कर रहे हैं और क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हमने पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना है. सो क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी और क्वालिटी एश्योरेंस में हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा. इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास रिएक्टिव है, आपके पास प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो गई, उसके बाद आपने उसके अंदर देखा कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस जो है आपके पास वो प्रोएक्टिव है. इसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक लाइन फंक्शन है और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो स्टाफ फंक्शन है. क्वालिटी कंट्रोल में आप बेसिकली क्या करते हैं, यू फाइंड द डिफेक्ट्स, वेयर एज इन क्वालिटी एश्योरेंस यू ट्राई टू प्रिवेंट दोज डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग. सो that is it for today video. We'll see you in my next video inshallah.